नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से विनती है कि कृपया चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। अब चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 6 महीने हो गए हैं और अभी तक यूक्रेन रूस के सामने डटा हुआ है। यूक्रेन की इस हिम्मत के पीछे अमेरिका और पश्चिमी देशों का सपोर्ट है, जो लगातार यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य हथियार के रूप में मदद कर रहे हैं। नाटो सैन्य संगठन, जो रूस को कमजोर करने का लगातार प्रयास करता रहता है, वो यूक्रेन के पीछे मजबूती के साथ खड़ा है। हालांकि नाटो सीधे इस युद्ध में भाग तो नहीं ले रहा, पर नाटो सदस्य देश किसी न किसी रूप में लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और साथ ही यूक्रेन के पक्ष में माहौल बनाने का काम भी कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की आड़ में इन पश्चिमी देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाया जा सके। हालांकि रूस अपनी अर्थव्यवस्था को इन प्रतिबंधों के बावजूद बचाए रखने में कामयाब रहा है। अब तक तो ये सभी देश एकजुट होकर रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहे थे, पर जैसे जैसे सर्दियां यूरोप को अपनी चपेट में लेने वाली हैं, इन देशों की एकजुटता का असली टेस्ट अब होने वाला है। और उम्मीद यह है कि ये एकजुटता जल्द ही टूटती दिखाई दे सकती है, क्योंकि यूरोप अपनी जरूरत का अधिकांश ईंधन रूस से ही लेता है, इसलिए ईंधन के लिए यूरोप की रूस पर काफी निर्भरता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ये अच्छी तरह जानते हैं कि यूरोप का बिना रूसी गैस के सर्दियां काटना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने यूरोप की गैस सप्लाई में भारी कटौती की, ताकि यूरोपीय देश सर्दियों के लिए पर्याप्त गैस स्टोर न कर पाएं। रूसी गैस की कमी की मार झेलने वाले इन देशों में यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाने वाला देश जर्मनी भी है, जो कि पूरे यूरोप का आर्थिक पावर हाउस माना जाता है। रूस ने जर्मनी को सप्लाई की जाने वाली गैस में आधे से भी ज्यादा की कटौती की है। इन सर्दियों में यूरोप के लिए चिंता की बात यह है कि मंदी की संभावनाओं के चलते एक तो पहले से ही पूरे यूरोप को बढ़ती महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, ऊपर से अब सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए पर्याप्त ईंधन भी नहीं बचा है। यूरोपीय देश अब ईंधन की बढ़ती खपत को कम करने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, ताकि सर्दियों तक का ईंधन बचाया जा सके। जर्मनी ने बिजली बचाने के लिए रोशनी वाले स्मारकों को बंद कर दिया है। वहीं फ्रांस ने अपने दुकानदारों से कहा है कि वे एसी का इस्तेमाल करते वक्त दरवाजों को बंद रखें। लातविया सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए हॉट वाटर बॉयलर प्लांट लगा रहा है। ऐसे ही यूरोप के कुछ अन्य देश जैसे बुल्गारिया, फिनलैंड, नीदरलैंड और पोलैंड भी ईंधन की खपत कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में रूस ने घोषणा की है कि यूरोप को गैस की सप्लाई पहुंचाने वाले नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन को इस माह के अंत में एक बार फिर से मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाएगा। मतलब पूरे यूरोप की एक बार फिर गैस की सप्लाई रोक दी जाएगी। इससे पहले भी एक बार रूस ने यह पाइपलाइन मेंटेनेंस का रीजन देकर कुछ समय के लिए बंद कर दी थी। रूस ने जुलाई के बाद से गैस की सप्लाई में करीब 70% की कमी की है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन गैस को यूरोप के खिलाफ एक पावरफुल हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वे जानते हैं कि बिना रूसी गैस के यूरोपीय जनता का सर्दियां काटना मुश्किल हो जाएगा, और तब यूरोपीय जनता अपने अपने देशों की सरकार से सवाल पूछेगी, अपना गुस्सा जाहिर करेगी। तब यूरोपीय देशों के लीडरों का जनता के दबाव के चलते यूक्रेन के पक्ष में एकजुटता दिखाना आसान नहीं होगा। यूरोपीय देशों की एकजुटता कमजोर होगी तो पुतिन रूस पर लगे प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए अच्छे से मोलभाव कर पाएंगे। गैस की कमी से गैस की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं, और साथ ही तेल की बढ़ी हुई कीमतें भी इस संकट को और बढ़ा रही है। पुतिन की इस रणनीति का असर भी दिखने लगा है। जर्मनी और फ्रांस, जिनकी अर्थव्यवस्था को गैस की कमी से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, और साथ ही सर्दियों का संकट भी सामने है, इन दोनों ही देशों ने अब सार्वजनिक रूप से यह कहना शुरू कर दिया है कि पश्चिमी देशों और रूस के बीच बातचीत होनी चाहिए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों तो रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की वकालत भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जब इन देशों पर संकट आता दिख रहा है तो ये बातचीत करने की बात कह रहे हैं, पर अब तक ये सभी देश यूक्रेन को लगातार हथियार देकर इस जंग को लंबा खींच रहे थे। अब देखते हैं कि पुतिन आगे आने वाले समय में क्या कदम चलते हैं। आपकी इसमें क्या राय है? क्या जल्द ही रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता हो सकता है या फिर नहीं? कृपया अपने विचार हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।